नमस्कारम एवरीवन। लक्ष्मीकांत की 700 से 800 पेजों की ये मोटी बुक आसानी से समझने के लिए ये सीरीज लाई गई है और इसमें आज का चैप्टर है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं। अभी इसके अंदर ही मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा चीज़ आया हुआ था इससे पहले पीवाईक्यू में। तो पहले अगर बात करें एंटी डिफेक्शन लॉ को, तो इसे लाया गया था क्योंकि 1985 से पहले जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे नेता थे जो बार-बार अपनी पार्टी को चेंज करते थे, दूसरी पार्टी में जाते थे। उनका कोई भी मोरल और एथिक्स नहीं बचे थे, जिसके द्वारा वो अपने जिन लोगों के द्वारा चुन के आए, उनका पालन कर पाएँ। इसलिए ये नियम लाया गया था और ये लाया गया था 52वां हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1985 में और ये हमारे 10th शेड्यूल के अंदर भी आता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये छोटा-सा की पॉइंट है। अब इसके बारे में इन डिटेल समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये किन लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। तो ये लगाता है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स हैं, उनके ऊपर। ये लोग अपनी पार्टी को स्विच करके दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। इसके अलावा वो जो भी पार्लियामेंट के अंदर बिल्स आती हैं, उनको लेके हर पार्टी वोटिंग करती है और सभी पार्टी का एक नियम होता है कि सभी लोग मिलके एक पार्टी के एक तरीके का वोट देंगे। उन्हें किसी को सपोर्ट करना है तो सारे लोग सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए कोई भी पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टी का वोटिंग से बिना अपने पार्टी को बताए हुए या परमिशन लिए अब्सटेन नहीं कर सकता, यानी वोटिंग से बाहर नहीं हो सकता। इसके अलावा वो अपने पार्टी के खिलाफ जाके भी वोटिंग नहीं कर सकता। तो ये रिस्ट्रिक्शंस है। इसके अलावा अगर बात करें, जो दूसरा रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाया, वो लगाया इंडिपेंडेंट मेंबर्स के ऊपर कि वो कोई और पॉलिटिकल पार्टी जॉइन नहीं कर सकते। तो ये था। इसके अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनके ऊपर ये है कि वो जब भी नॉमिनेट होके पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, तो 6 महीने के पहले ही, मतलब 6 महीना पूरा होने से पहले ही उनका कार्यकाल, उन्हें कोई पॉलिटिकल पार्टी जॉइन करना होता है, अदरवाइज़ वो डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। तो ये रिस्ट्रिक्शंस है। अब इसके अलावा अगर बात करें कि इसमें कुछ छूट भी दी जाती है इन मेंबर्स को, तो वो किन मेंबर्स को छूट मिलती है उसकी अगर बात करें, तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स अगर अपनी पार्टी को रिज़ाइन देके दूसरी पार्टी में मर्ज होते हैं, तब उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो अगर इलेक्ट होता है एज़ ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई मेंबर, तब भी उसके ऊपर कोई भी चीज़ ये कार्रवाई नहीं की जा सकती एज़ अ एंटी डिफेक्शन के तौर पे। अब अगर बात करें कि इसमें डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है? कौन ये डिसाइड करता है कि ये मामला एंटी डिफेक्शन का है या नहीं है? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इनके हाथ में होता है ये चीज़ें, यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा ये जो भी डिसीजन होते हैं, ये जस्टिसिएबल होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि एंटी डिफेक्शन जस्टिसिएबल है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, तो उसमें ये भी है, द रूल मेकिंग पावर lie with the presiding officer that must be placed in front of house for 30 days and house can adopt, change और drop the recommendation। तो इसके ऊपर जो रूल्स बनते हैं, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसी हाउस के सामने प्रेज़ेंट कर देता है। उसके बाद ये हाउस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे अडॉप्ट करेगा या चेंज करेगा या फिर उस आइडिया को ड्रॉप करेगा। इसके अलावा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो खुद से इन चीज़ों में अपने आप से नहीं डिसीज़न ले सकता। उसके पास अगर कोई कंप्लेन करता है कोई मेंबर, तभी वो इस मामले के ऊपर अपना निर्णय लेगा और निलंबित करता है एंटी डिफेक्शन लगा के। तो ये था एंटी डिफेक्शन का। और इसमें अभी मैंने जो बात किया था कि पीवाईक्यू में कौन-सी चीज़ आई हुई है, तो पीवाईक्यू में आपका जो क्वेश्चन आया हुआ था, वो ये वाला क्वेश्चन था यहाँ पे कि नॉमिनेटेड मेंबर का। ये सेम क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले पीवाईक्यू 2022 के अंदर। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो ये था पूरा एंटी डिफेक्शन का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।